व्यूअर्स, ज़हरा निगाह ने बहुत खूबसूरत एक शेर कहा, वो ये था कि कोई हिसाब नहीं बेहिसाबियों का मगर जिसे भी देखिए उलझा किसी हिसाब में है। आज हमने इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए नसीर वागा साहब को दोबारा ज़हमत दी है। वागा साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। असल में आज जो बातें हैं ना, तो हमने सारे क्राइम्स इकट्ठे किए होते हैं। हाँ। जो साइबर क्राइम्स हैं, सोशल क्राइम्स हैं, चीज़ें हैं, तो हम पहले जमा करते हैं, फिर आपको ज़हमत देते हैं कि सर ये आजकल ख़ास तौर पे जो मसाइल चल रहे हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, और बड़े अजीब किस्म के, डिफरेंट किस्म के क्राइम्स चल रहे हैं, जो मुल्क के बाहर से भी हो रहे हैं, मुल्क के अंदर से भी हो रहे हैं। एक जो आपने मोबाइल वाला क्राइम था, मेरे ख्याल बात उससे शुरू करते हैं कि वो क्या था, क्या चीज़ थी? अच्छा देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया जो है ना, वो अब इलेक्ट्रॉनिक और साइबर क्राइम की तरफ चली गई है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो जो गन पॉइंट पे डकैती हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें बंदा आसानी से गिरफ्तार हो जाता था। इसमें गिरफ्तारियां बड़ी मुश्किल हो गई हैं। आपका मोबाइल फ़ोन चूँकि सिक्योर नहीं रहा, आपका डाटा सिक्योर नहीं रहा, बाकी भी बहुत सारी आपकी चीज़ें जो है, जो पहले हिडन होती थी, अब वो सामने आ जाती हैं। आपका ख्याल है कि वो हिडन है, जबकि नहीं है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं है। आज की दुनिया में अगर आप ये कहें कि आपका मोबाइल नंबर सिर्फ एक बंदे को पता हो, आप समझ लें वो आपकी पूरी ज़िंदगी को ट्रैक कर सकता है। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जब हमारे फ़ोन का कॉल डाटा, यानी जिसको हम CDR कहते हैं, जब वो कॉल डाटा रिकॉर्ड जब वो 2-3 हज़ार रुपए में मिल जाए है जी, 2-3 हज़ार रुपए में आपको CDR मिल जाती है। आप देखें इरफान साहब कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, आपको कौन कब कॉल कर रहा है, और CDR के अंदर ये लोकेशन भी आती है कि आपने ये जो कार्ड एक फीड किया था ना, हाँ। वो जो उसके लिए मोबाइल का रिचार्ज, वो आपने किस जगह पे खड़े होके, वो कौन सी लोकेशन थी, टावर कौन सा था, आप इस इलाके में थे उस वक़्त, आप सवात में थे, इस्लामाबाद में थे, लाहौर में थे, फैसलाबाद में थे। और वो CDR इतनी खौफनाक चीज़ है। ये 2000 एक आपको याद है ना, एक 2000 का एक मीम्स भी बहुत चल रही हैं, 2000 रुपये जी, 2000 रुपये में आप ले लें, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और उसमें अहम बात, जो CDR है वो ये भी बताती है कि ये वाली कॉल आपने किस इलाके में खड़े होकर सुनी थी, वो उसके आगे लिखा हुआ है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं आ रहा कि ये कॉल आपने इतने बजे इस नंबर से रिसीव की या सारा कुछ नहीं, वो सिर्फ यहाँ नहीं है, लेकिन किस जोन में थे वो भी है, किस रडार में थे, कौन सा टावर था आपका, वो भी वो बताएगा। यानी आप किसी को ये कह ही नहीं सकते कि जी मैं फलां दिन फलां जगह पर नहीं था। आप CDR निकालें, आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को ट्रैक कर लेती हैं, उनको मनवा लेती हैं कि देखें, आप कहते हैं कि जिस दिन ये मर्डर हुआ था आप यहाँ थे, मैं आपका CDR ये बता रही है। खैर, अच्छा, अब इशू ये है कि लोग बेबस हैं, अपना डाटा कैसे छुपाएं। अब मैं अपना नंबर नहीं छुपा सकता, जब मैं नंबर दे देता हूँ तो उससे बहुत सारी मेरी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अच्छा, हाल ही में एक बहुत बड़ा फ्रॉड, चूँकि हमारा मकसद होता है लोगों को अवेयर करना कि प्लीज़ आप, प्रोग्राम का मकसद ये है बुलाने का खास मकसद कि लोग जो इस वक्त लुट रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो मैं अब आपको आज जो बताने जा रहा हूँ फ्रॉड, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसमें ट्रैप हुए हैं और उन्होंने बड़े पैसे ज़ाया किए हैं। एक कॉल आती है कि जनाब दुबई में कोई 2 करैक्टर्स हैं जो मैंने सुने हैं कि जी, एक को कहते हैं छोटा भाई, दूसरे को कहते हैं बड़ा भाई। छोटा भाई बड़ा भाई जैसे कुछ करैक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पर कोई कुरानंदाजी करते हैं। ये कॉल दुबई से आ रही है? नहीं, ये कॉल पाकिस्तान से आ रही है। वो कहता है जी कि दुबई में छोटा भाई बड़ा भाई, उन्होंने एक कुरानंदाजी की और उसमें आपका Pro 14 आईफोन जो है, जो मैक्सिमम कीमत का फोन जो है जी, वो निकल आया है। तो मैं वो, चूंकि उसका सिस्टम है कि मैंने आपको घर पहुंचाना है, उस कुरानंदाजी में ये बात होती है कि आपने उनके घर पहुंचाना है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आप घर आके आपका इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है, आम तो ज़्यादातर ये कॉलें 99%
अगर वो बंदा फ्रॉड करने वाला अपने आप की अपनी लोकेशन लाहौर बता रहा है ना, तो वो कम से कम साहिवाल, चिचावतनी, फैसलाबाद दूर, ताकि वो बंदा ना खुद ना वहाँ पहुँचे। अच्छा। आगे मैं बताता हूँ क्यों। वो उसको कॉल करके कहता है जी आपका वो मोबाइल है वो मैं लेके आ रहा था एयरपोर्ट से, रास्ते में कस्टम्स टीम ने मुझे खड़ा कर लिया और उन्होंने मुझे कहा है कि जी ये जो मोबाइल है इसकी तो आपने कस्टम ड्यूटी और इसका PTA नहीं दिया और ये बड़ा मसला बन रहा है जी, मुझे किसी तरह से 1.5 लाख रुपया ऑनलाइन भेजें ताकि मैं इनको जल्दी से दूँ और आप ये देखें आपका फ़ोन जो है ना ये मैं आपको पहुँचाऊँ। ये यकीन दहानी कराने के लिए आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या आप जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। वो कहता है ये देखिए ये बॉक्स है, ये आपका फ़ोन है, ये उसके ऊपर एड्रेस है और मज़े की बात है वो उस बंदे का कार्ड भेजता है जिस बंदे ने उसको रोका हुआ होता है कि ये कस्टम्स का बंदा है, ये पुलिस का बंदा है, उसकी तस्वीर है, उसका पूरा एड्रेस है और साथ कार्ड के कोड्स भी वो जो QR कोड्स हैं वो भी लगे हुए से आपको पूरा डाटा निकलता वो भी उसके ऊपर लगा हुआ है, उसके ऊपर पेस्टेड है, बना हुआ है, प्रिंटेड है। नाज़रीन स्क्रीन पे देख भी रहे हैं जी, देख भी रहे हैं। अच्छा, वो कार्ड इतना एक्यूरेट बना हुआ है कि कोई भी शख्स जो है ना वो ट्रैप हो जाता है, कहता है अच्छा वो ये बंदा वो इतना ऑथेंटिक लगता है, ऑथेंटिक बनाया हुआ है उन्होंने, कमाल कर दी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जो चोर और फ्रॉडिया होता है वो कहीं ना कहीं गलती और बेवकूफ़ी कर जाता है। तो मैं लोगों की इतला के लिए, अगर आप इस कार्ड को गौर से पढ़ें तो इसमें पुलिस भी शामिल है और इसमें कस्टम का डिपार्टमेंट का मोनोग्राम भी शामिल है। 3 मोनोग्राम, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, आगे पुलिस का है और एक तरफ कस्टम्स का है। अच्छा, आपको जो पसंद है मैं वहाँ का हूँ, कैसी अजीब बात है। यानी कैसे हो सकता है कि एक शख्स पुलिस में भी हो और वो कस्टम में भी हो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी उसने जनाब लगाया हुआ है मोनो। अच्छा, अब वो कहता है जी ये देखिए ये उस बंदे का कार्ड है और फटाफट वो बंदा अगले को यकीन दहाने के लिए वहाँ एक उस ऑफिस की एक तस्वीर भेजता है और ख्याल रहे वो अपनी तस्वीर नहीं भेजेगा, उसमें वो खुद नहीं होगा, उसमें वो खुद कहीं नहीं होगा। अच्छा, अगर आप उसको कहते हैं कि भाई आप तो कोई स्नैपशॉट आप अपने समेत हमें पता, वो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, वो कहेगा जी ये देखिए ऑफिस कस्टम जैसे स्क्रीन पे आ रहा है कि वो कस्टम का ये आपकी स्क्रीन पे एक ऑफिस आ रहा है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जी, उसमें पुलिस के लोग भी बैठे हुए हैं, एक तरफ रिसेप्शन का लफ्ज लिखा हुआ है। आम लोगों को इट सीम्स टू बी, उनको ऐसे लगता है कि ये वाकई कोई सरकारी दफ्तर है और वहाँ चीजें चेक हो रही हैं, बेशक वो सेट लगा हो उसका, जी जी, कुछ भी कोई किसी दफ्तर की उसने तस्वीर कभी ले ली होगी और वो शेयर कर रहा होगा। अच्छा, एक मेज के ऊपर डब्बे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर चिट्टें लगी हुई हैं और पता चल रहा है कि ये सामान जैसे रुका हुआ है और एयरपोर्ट से आया हुआ है और वो कह रहा है जी ये आपका डब्बा है जो मैंने आपको 14 प्रो आपको तस्वीर भी दिखा दी है जी, ये कस्टम वालों के पास पड़ा हुआ है। अब आप ऐसे करें कि जल्दी से मुझे पैसे भेजें। अब लोग कहते हैं यार मेरा तो इनाम आया है और मैं तो जल्दी जल्दी में ये पैसे भेजूं। वो क्या करते हैं लोग, वो कहते हैं जी अच्छा हम आपको ना 2-3 नंबर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें वो ID कार्ड की कॉपी भी ले लेते हैं, देते हैं अपनी, सारा कुछ करते हैं, सारा कुछ देते हैं यकीन दहानी कराने के लिए। जी ये मेरा शनाख्ती कार्ड है जी, हर ये मेरा कंपनी का कार्ड है, ये शनाख्ती कार्ड है, ये तस्वीर है वहाँ की, हर चीज देता है, लेकिन वो सारी फेक होती है। जो एश्योरिटी आप मांग सकते हैं किसी से, वो सारी एश्योरिटीज वो देता है। उस कार्ड को कंफर्म करना नामुमकिन होता है इतनी जल्दी। टाइम बता कहता है यार मेरा तो नया मोबाइल फोन है, आम बंदे के लिए कंफर्म करना आसान नामुमकिन है, आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। नादरा कौन जाएगा, कौन उनके कार्ड चेक करेगा। अच्छा, जैसे कि हमने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये मोबाइल नंबर्स जो हैं वो नॉर्मली आपको पता है फिक्टिशियस हैं और बाहर के दूर के हैं, इलाका गैर के हैं, जिनको हम इलाका गैर कहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पे जहाँ कोई बंदा नहीं जा सकता। इवन हमारी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां भी वहाँ नहीं जाती, ना जा सकती हैं, दे अवॉइड। वो कहते हैं हम कहाँ गिलगित बल्तिस्तान और कहाँ जाएं, कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है, वो कहते हैं दफा हो, वो फ्रॉड अवाम से हो रहा है ना, हमारे से तो नहीं हो रहा। यही तो एक प्रॉब्लम है। ये हर बात आप एक ऐसा जुमला कह जाते हैं कि जो दिल पे हाथ पड़ता है। ये हम तो इन्वॉल्व नहीं है ना यार, हम वो तो जाने और वो जाने, करने वाले और भुगतने वाले आवाम लुट रही है ना, तो यार लुटते रहे।
उनको तब तकलीफ होगी जब वो खुद लुट जाएंगे। फिर उनको उस दिन बहुत तकलीफ होगी। वो आपने लास्ट टाइम कहा था कि ये जो है ना हर आने वाले को गाहक समझते हैं। यकीनन मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि कोई अच्छा माने कोई बुरा मेरी बात को माने। हम किसी इदारे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ओवरऑल ये मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा एक अलमिया है हमारी कौम का और हमारे तमाम इदारों का, कि जो बंदा सुबह घर से निकलता है वो कहता है आज बस मैंने तो अपनी दिहाड़ी कमा के आनी है, वो यार लोग जाएं भाड़ में, मुझे क्या लगे किसी का मसला हल होता है नहीं होता। अगर कोई पुलिस का है, कोई FIA का है, कोई कस्टम का है, कोई इनकम टैक्स का है, कोई किसी, उसने कहना है बस मेरी आज की दिहाड़ी लग जाए बाकी लोग जाएं भाड़ में। और यकीन करें ये शायद सब कॉन्टिनेंट में, मैं सब कॉन्टिनेंट इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ और ममालिक भी शामिल हैं और वहाँ पे भी लेकिन वी आर टॉप ऑफ द लिस्ट। पाकिस्तान मोरलेस ऐसा ही सारा कुछ है, लेकिन इतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं है जितना पाकिस्तान में है। यहाँ तो बिल्कुल वो ऐलान कहते हैं ना कि आप जाएं जी अदालत जाने, आप जाने, हम क्या कर सकते हैं, जो मर्जी करें। अच्छा वो क्या करते हैं जी, वो 2-3 औरतों के नंबर भेज देते हैं, बाद में पता चलता है कि ये लेडीज़ के ही नाम। वो कहते हैं जी इनके ऊपर ना आप 50 हज़ार रुपया जो है ना, क्योंकि एक लिमिट है, क्योंकि लिमिट है 50,000 आम बंदे की, 50,000 नॉर्मल 25 है, लेकिन चले 50 भी लोगों के, वो उन्होंने उनकी 50 कराई होती है एक्चुअली ये इजी पैसा से चल रहा है, इजी पैसा और जैज़ कैश सारा कुछ। ये बैंक इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं, बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि बैंक से पता चल जाता है कि अकाउंट किसका है, शनाख्ती कार्ड किसका है, वो ज्यादा इजी होता है। बाय द वे इस स्टोरी के बाद हम आएंगे बैंक और हवाला हुंडी के हवाले से भी डिफरेंस और सारा कुछ जी, वो क्या हो रहा है, कितना डैमेज आता है वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये बात पूरी करें। उन्होंने वो फौरी तौर पे कहते हैं अच्छा जल्दी जल्दी से इस पे पैसे भेजें। वो बेचारे लोग समझ नहीं रहे होते, वो फटाफट 1.5 लाख रुपया भेजते हैं। जब 1.5 लाख चला जाता है वो फ़ोन बंद कर देता है, बस ना मोबाइल आया ना पैसे आए ना। अब उसके बाद जी वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी भागें FIA साइबर क्राइम के पास। उनको जाके एप्लीकेशन लोग देते हैं कि जी मैं तो लुट गया। मैंने शायद आपको पिछले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि जब मैं साइबर क्राइम के दफ्तर में गया, ये मैं आपको साइबर क्राइम का दफ्तर बता रहा हूँ, कौन सा साइबर क्राइम FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। काश आप उनके लैपटॉप की हालत देखने के बाद जब मुझे ये पता चला कि इस ऑफिस में इंटरनेट ही नहीं है, साइबर क्राइम के ऑफिस यानी क्राइम की बेस ही इंटरनेट है, साइबर क्राइम है और इंटरनेट का क्राइम है, तो वहां पे इंटरनेट ही नहीं है। मैं हैरान हो गया कि तो फिर ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो जब मैंने उनके मेज कुर्सियां और उनके वो लैपटॉप देखे, मेरा ख्याल है सर कम से कम कोई 20-20 साल पुराने वो सेट थे। जब शुरू में लैपटॉप इजाद हुआ था वो कोई पाटे पुराने लैपटॉप वहाँ पड़े हुए थे। मैंने कहा वाह, यानी चोरों और डाकुओं के पास तो इतनी लेटेस्ट गैजेट्स हों और इनके ये हालात हैं। असल बात है विल ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारों का मसला ये है। मैं यहाँ FIA को नहीं इसमें मैं इल्ज़ाम नहीं देना चाहता। बात यह है कि जब हमारी हुकूमत पूरा सिस्टम बना के दे ना, भाई किराए की कोठियों में तो आप दफ्तर बनाते हैं, आप मुझे बताएं परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी। आज वो शादमान है, कल वो गुलबर्ग में, इस्लामाबाद में भी यही हाल है, सारे दफ्तर सरकारी दफ्तर किराए में। जितने किराए देते हैं, मैं आपको ज़िमनी बात बता रहा हूँ, काश ये प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान का कोई बंदा ये सुन ले कि जितने आप किराए और एडवांस देते हैं, एक प्लॉट लेके आप 6-7 मंजिला दफ्तर बनाए और पूरा FIA, मैं एक शहर FIA की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे ना। देखिए पुलिस स्टेशन की मजबूरी होती है, इलाके में बनाना होता है, लेकिन FIA का दफ्तर तो एक सेंटर में बन सकता है ना। यार आप साइबर क्राइम, आप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप बैंक सर्कल वहां बना दे, आप दूसरा जो क्राइम सर्कल है वो वहां बना दे, एक ही बिल्डिंग के अंदर। इरफान साहब, लोग जाएं एक बेहतरीन यार दफ्तर, चलो दफ्तर जैसा भी हो, जगह तो उनको पता हो यार यहाँ एक पक्का दफ्तर है, जिस साइल ने जाना है वो अपनी मुसीबत लेके चला जाए, हल होनी नहीं होनी तो वो तो उनकी मर्जी है। जब तक हम ये सेटअप नहीं पाकिस्तान में देंगे, अब बहुत हो गया,
यानी 76 ईयर के अब इससे ज्यादा हमने क्या करना है, कितने एक बड़े होना है, ऑलमोस्ट एक सदी हो गई, एक सदी हो गई ना। तो अब हमने और क्या करना है। अच्छा जी, वो बंदा लुट जाता है, FIA जाता है, FIA वाले कहते हैं जी एप्लीकेशन दे दें जी, खत्म। कौन सी एप्लीकेशन, वो ना बंदा मिलना है, ना वो व्हाट्सएप मिल, वो औरतों के नाम है, वो कौन है, वो पठान है, वो कहाँ जी, वो गिलगित में है, कागज जमा करा दे जी, वो कागज जमा करा कर दो, वापस आ गया। तो उसने दोबारा धक्के धुके खाने 1-2 दफ़ा जाना है तो बात ख़त्म हो जानी। उसने कहना यार इससे बेहतर है वो मैं 1.5 लाख रुपया छोड़ दूँ, मेरे तो ऊपर और आने जाने में इतना पैसा लग रहा है, इतना पेट्रोल के एक्सपेंस। ये वो फ्रॉड है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आपको कोई बंदा टेलीफोन कॉल करके कहे कि जी आपका मोबाइल 14 प्रो, वैसे तो हमें भी ये सोचना चाहिए लोगों को, आवाम को, कि 14 प्रो आपको ऐसे ही आपका आ गया, लालच मरवा देता है ना लोगों को। तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा लुट रहे हैं। तो मैं आपके चैनल और आप प्रोग्राम के हवाले से ये लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह के लालच में ना आएँ। और इस तरह की जो लॉटरियाँ हैं ये सिर्फ लूट मार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे फ़ोन कॉल्स आएंगी, लोग हैरान कर देते हैं और वो इतने ट्रेंड होते हैं इरफान साहब, लोगों को इस तरह वो घेर लेते हैं और उनको मौका ही नहीं देते, उनके दिमाग के ऊपर ना उस गिफ्ट का सवार कर देते हैं। उस गिफ्ट को वो कहता है यार मेरा 14 प्रो जल्दी से किसी तरह से आ जाए, और वो लुट जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैम आ रहा है इस वक्त और बहुत ज़्यादा लोग इससे लुट रहे हैं। तो अभी हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था, अब एक नया आ रहा है जिसमें वो आवाज़, एक बड़ी अजीब फनकारी आ गई है। मुझे कॉल आई, लिटरली मुझे खुद, तो अब कॉलर क्या कहता है, मुझे 1 मिनट दीजिए, एक मैं ब्रेक ले लूं, उसके वापस आते हैं क्योंकि मैं पहले वाला डाइजेस्ट कर लूं, व्यूअर्स भी डाइजेस्ट कर लें। ब्रेक के बाद ये जो ऑडियो कॉल, वॉइस कॉल वाली जो है वो उस पर बात करते हैं। उसमें व्यूअर्स एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी वागा साहब, वो जो वॉइस के साथ हो रहा है वो क्या बड़ा ज़बरदस्त, और ये आजकल इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो बंदा ये प्रोग्राम सुनेगा ना वो कहेगा ओह मैं भी इसका मुतासरा हूँ, ये तो मेरे साथ कल हुआ है, परसों हुआ है। एक कॉल आ जाती है, जी क्या हाल है, ठीक हैं, खैरियत से हैं। अब वो आपको ये तासुर दे रहा है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है और आप उसको पहचान ही नहीं रहे। यार यानी जनाब आप सुनाएं और आपने तो कभी फ़ोन ही नहीं किया। वो बंदा सोचता है यार अब मैं शर्मिंदा होता है कि यार ये तो मेरे साथ इतनी दोस्ती कर रहा है यार, तो मैं क्या करूं यार, मैं अच्छा यार और सुनाया बस ठीक है। अच्छा यार वो एक ना छोटा सा काम था, वो मेरे फ़लाँ दोस्त हैं ना फ़लाँ जगह रहते हैं, उनको यार मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उनके पास ना बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको कुछ पैसे आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो आप ऐसे करें कि वो पैसे आपको मिलेंगे, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजूँगा और आप पैसे उनको पहुँचा दें। अब वो कहता है चलो ठीक है यार, चलो मैंने नहीं पहचाना, वो पैसे भिजवाएगा कोई होगा मेरा दोस्त जानने वाला, मैंने तो उसको पहचाना नहीं है। इरफान साहब थोड़ी देर बाद वो बंदा एकदम उसको एक मैसेज भेजता है और एक फ़ेक मैसेज होता है, तो वो कहता है कि जी मेरे बैंक की तरफ से तो अभी मैसेज नहीं आया मुझे जो आपने पेमेंट की है, तो जब आपकी पेमेंट आएगी तो मैं आगे पेमेंट करा दूंगा। कहते जी वो ना असल में मसला है, वो खड़ा है एक हॉस्पिटल में, तो उनका आज ऑपरेशन है। अच्छा। आप मुझे ये बता दें कि सर ये 3 लाख तो मैंने आपको भेज दिया है, तो आप कितने का आपके पास इजीली, यानी आपके ऑलरेडी अकाउंट में जो पैसे हैं तो बंदा कहता है जी, अब बंदे के ज़हन में होता है यार ये मैसेज तो आया हुआ है ना मेरे पास, ये 3 लाख तो पक्का है ना, बैंक का मैसेज है, स्क्रीनशॉट आया हुआ है, मेरा उसमें अकाउंट नंबर भी लिखा है, सारा कुछ मैंने खुद ही तो अकाउंट नंबर बताया है इसको। अब इरफान साहब वो कहता है जी यार मेरे पास तो 40-50 हज़ार, कहता है सर वो जल्दी से 40-50 हज़ार तो भेज देना, वो उतनी देर में मैडिसिन, जैसे ही मेरा ये इसमें से आपने 50 हज़ार रख लेना, सर आपकी मेहरबानी है भाईजान, इतना अरसा हो गया आपको भेज रहा हूं, उसमें से आप 50 भेज दें, 2.5 बाद में भेज देना। बंदा कहता है अच्छा यार, वो जल्दी से क्या करता है, वो जनाब उसी वक्त 50 हज़ार रुपये उसको ट्रांसफ़र कर देता है बंदे को। अब वो इंतज़ार में बैठ जाता है, बैठा रहता है ना कोई अकाउंट। अब जो वो वापस कॉल करता है तो वो फ़ोन भी बंद होता है।
अब देखिए जिस जगह पे उसने पैसे भेजे हैं वो बैंक अकाउंट नहीं है। अगर बैंक अकाउंट होता तो वो उसको डायरेक्ट ना भेज देता। हाँ। वो है जैज कैश और इजी पैसा। 50,000 तो गया खत्म, ना वो नंबर मिला ना वो नंबर मिला, ना 3 लाख आया। आजकल इतने लोग इस स्कैम में लुट रहे हैं कि सर ये प्रोग्राम सुनने वाला हर बंदा कहेगा कॉल तो मुझे भी आई थी सर, मुझे 4 दफा आई मैं आपको हाँ, लेकिन हमें थोड़ा सा, क्योंकि आपके साथ बैठ के थोड़ा सा है तो समझ लेते हैं हम तो लोगों को सोचना चाहिए, पहले हर हाल में कंफर्म करें भाई आप कौन है, सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना। जब तक आपको यकीन ना हो कि ये वही बंदा है, कोई आपका बहुत करीबी दोस्त है, फिर तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको पकड़ सकते हैं कि यार आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। और ऐसा जिसको आप पहचान नहीं, वो आपके पहचान नहीं रहे, वो आपके पास आपको 3 लाख रुपए भिजवा रहा है देखिए। हाँ, और कैसी अजीब बात है कि आप तो शर्मिंदगी में उसको कह रहे हैं यार अब मैं इसको पूछूं इसका नाम क्या, तो कहेगा यार का मैं कैसा दोस्त है तूने मुझे पहचाना भी नहीं, वो फ्रॉड करके वो भी निकल जाता है। ये आजकल बहुत ज्यादा वायरल है प्रॉब्लम। प्लीज़ बी केयरफुल, किसी को भी इस तरह अपना ना अकाउंट नंबर दें ना अपना डाटा दें, और ये लोगों की अवेयरनेस। अच्छा, ये जो हम हर किसी को अपना आईडी कार्ड नंबर या आईडी कार्ड की फोटो का बहुत कॉमन है, मतलब कोई राइडर भी आता है, कोई पार्सल आता है, बहुत जबरदस्त, तो आप आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। बड़ी आला बात की है, बड़ा कॉमन है। यकीन करें कि इरफान साहब अगर लोग इस पे ही आज ये हमारी बात सुन लें कि किसी को अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर देना और उसको फ़ोटोकॉपी, जब तस्वीर आ गई तो फ़ोटोकॉपी तो बन गई ना, डाटा ही है ना उसमें। देखिए अब नया काम क्या शुरू हो गया कि जी कोरियर आया, उसने कहा जी कि मुझे क्या पता आप इरफान असर साहब हैं या नहीं है, ये आपके नाम आया है एक पैकेट, तो मैंने आपकी आइडेंटिफिकेशन करके आपको देना है। वो क्या करेगा, वो आपसे शनाख्ती कार्ड लेगा, फटाफट अपने मोबाइल में तस्वीर बनाएगा, आपको क्या जी यहाँ साइन कर दें, वो रिसीविंग जो एक उनके पास लिस्ट होती है आप कर देते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड चला गया, आपके शनाख्ती कार्ड के साथ वो चीज़ अटैच है, आपकी एनुअल रिटर्न इनकम टैक्स की, फिर आपका सारे मोबाइल फ़ोन, फिर आपके सारे बैंक अकाउंट। आजकल शनाख्ती कार्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पाकिस्तान के अंदर ना, जाहिर है अब आईडी क्या आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी शनाख्ती नहीं है सर, आपको उससे आपका पासपोर्ट, सब कुछ उससे इंटरलिंक, उससे आपका पासपोर्ट उसके साथ, आपकी ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में आपको वो बंदा गया कि बंदा इतनी दफ़ा कराची गया, इतनी दफ़ा इस्लामाबाद, अमेरिका गया, कहाँ गया, वो सारा ये चीज़ें ये लोग निकलवा लेते हैं इदारों से। ये काम अब कोई मुश्किल नहीं रहा। अभी हाल ही में मैंने एक बंदे का ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड निकलवाना था, मैंने कोशिश की, पता किया, तो FIA वालों ने मुझे कहा कि सर अब ये नामुमकिन हो गया है। क्यों? कहते हैं 1 हफ्ता पहले तो आपको पता ना, हम आपको फ़ोन कॉल पे बता देते थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, एक इंतहाई जो बड़े इदारे हैं हमारे, उनके किसी बहुत हाई अप का ट्रैवल रिकॉर्ड जो है वो लीक हो गया। बस उसके बाद तूफान। आप देखिए ना, ये तूफान भला कब आता है? जब ऊपर से तूफान आ जाता है, जब कोई ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है ना, नीचे वाले कोई जो है वो भेड़ बकरियां हैं, वो उनके चीजें लीक हो। याद है ना कि हमारे एक बहुत बड़ी हस्ती की FBR का डाटा लीक हो गया था, एनुअल रिटर्न्स लीक हो गई थी, जिसमें बड़े जर्नलिस्टों ने सजा जजा पाई और कितने फटे पड़े। उसके बाद ऐसा लॉक लगा है, अच्छा, उस पे एनुअल रिटर्न्स जो हैं, जो FBR का रिकॉर्ड है, और आपको ये भी पता होगा कि उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए इनकम टैक्स के, कि ये कैसे लीक हुई थी। तो अच्छा, ये होता तब है जब कोई बड़ा इफेक्ट होता है। हालांकि आम बंदों का सारा कुछ पहले डाटा निकल रहा था, आप कहते हैं जी वो तो फलां साहब का निकल आया, अब ये लॉक हो गया, अब नहीं होगा। तो फिर कितने दुख की बात है यार। तो नहीं होता कि थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ लॉक नहीं होती। नहीं होती। मैं आज भी आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाना
कोई बड़ी बात नहीं है, निकल आएगी। बस वो आपने बिल्कुल सही कहा, ज़रा वो तरीका बदल गया है, प्रोसेस ज़रा लंबा हो गया है, ज़रा थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, तो निकल तो आएगा। पहले एक फ़ोन कॉल पे या रिक्वेस्ट पे वो दे देते थे, अब वो कहते। अच्छा, पाकिस्तान में के अंदर में जितनी चीज़ों की सख्ती होती है उनका रेट बढ़ जाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल हो जाएगी उसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे आप शुरू में कह रहे थे डॉलर नहीं मिलेगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, डॉलर आम हो जाएगा तो उसका रेट कम हो जाएगा। ये पाकिस्तान में ही है। इरफान साहब, यकीन जाने कि मैं कल बैठा सोच रहा था कि दुनिया के किसी मुल्क में चेक डिसऑन नहीं होता है। दुनिया के मैंने इस पर बड़ा काम किया है। कहीं प्लॉट पे कब्जा नहीं होता। अमेरिका कितना बड़ा है, कनाडा कितना बड़ा है, यूरोप कितना बड़ा है, फ्रांस, हॉलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया कितने बड़े। आप मुझे बताएं, कभी किसी ने सुना हो फलां बंदे ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया? और सर, सोचा भी नहीं जा सकता। कब्जे का शायद उनकी डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं होगा। और चेक डिसऑन हो जाए और कोई बंदा FIR कराने जा रहा है कि इस बंदे ने मेरे पैसे देने और नहीं दिए। और सर, सऊदी अरब जैसे मुल्क में आप डिफॉल्टर हो, आपको वो एग्जिट ही नहीं करने देंगे, वो जेल में डालेगा। सऊदी कहेगा ऐ पैसे देने ने तो तू जाना है, फिर हिलेंगे तो, वरना तू सऊदी अरब चो नहीं जाना। ये होता है रूल ऑफ लॉ। ना हमने कानून बनाए, अमल नहीं किया, पूरी कौम लुट रही है। लाखों करोड़ों में लोगों के चेक डिसऑन हुए हैं। वो कहते हैं ये कौन सी बात है यार, ये आप जाए अदालत से पैसे लें, पुलिस कैसे पैसे लेके देगी। और एक अहम बात, 10,000 का मोबाइल स्नैच हो जाए, इसको कहेंगे डकैती। डकैत को घर से उसका खानदान भी उठा लेंगे। कीमत क्या है? 10,000 का मोबाइल, सिर्फ छोटा सा। कहेंगे ये डकैती हो गई है। आपके और मेरे साथ को बंदा करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर जाए तो पुलिस वाले कहेंगे हाँ एक पर्चा कर लेंगे, अदालत कहेगी जी ये आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ से पैसे ले लें, हमने थोड़े पैसे लेके देने हैं। यानी जस्ट इमेजिन इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने कहा CCPO लाहौर को ये पैसे लेके देने हैं, एक करेक्टर थे उनके, अगले दिन पैसे मिल गए। तस्वीरें बनी, उस बंदे ने लिख के दिया, उसने कहा जी 4 करोड़ कैश दे रहा हूँ, बाकी ये वाले चेक दे रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ, अगर ये चेक डिसऑन हो जाए तो जो मर्जी कर ले, मेरी जिम्मेदारी। तस्वीरें बनी, CM साहब को रिपोर्ट हुआ सारा। जो पैसे जो काम पुलिस ने करना है ना सर, एक बात मैं आपको बता दूं, दे विल डू एंड दे कैन डू, लेकिन अगर उन्होंने करना हो, डिटर्मेंट हो। मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। इशू ये है, मैंने पुलिस वालों से पूछा ऐसा क्यों होता है, कहते हैं सर अब हमारा प्रॉब्लम ये, एक तो क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, हम किस किस के पैसे दिलाएं, किस किस को हम डकैत पकड़ें, चोर पकड़ें, हमारे पास काम ही बहुत ज़्यादा है। मुल्क के अंदर आबादी हो गई है बेतहाशा, ठीक है सर, उसकी वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, गुर्बत बहुत है, लोग क्राइम की तरफ माइल हो रहे हैं। हमारी आबादी जो है ना वो नॉन टेक्निकल है, बेकार। यानी कोई उनके पास, मुझे लोग जॉब फ़ोन करते हैं कि जी जॉब चाहिए, मैं क्या बंदा की करता है, कहते नहीं करता कुछ नहीं, उन्हें BA किया है। मैं क्या फिर उनको MA कर ले और कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या भाई टाइप करता है, कहता है नहीं। थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता है, नहीं। ईमेल कर सकता है, नहीं। बस उन्होंने दफ्तर च रख लो। मैं कहा अच्छा की दफ्तर च रख लीजिए, वो कोई गुलदान है क्यों उन्होंने दफ्तर च रख लीजिए, मैं क्यों की करे और लायबिलिटी मैं कहा यार ये मुमकिन नहीं है। दफ्तर वाले को फेवर भी लइए तो लायबिलिटी। मैं सर जब दिन अखबार में था तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यार जॉब चाहिए। मैंने कहा यार आप करें, पुरानी बात है, अपने बच्चे को उस वक्त ना टाइप कंप्यूटर आया था और अखबार टाइप होती थी। मैंने कहा यार इसकी ना स्पीड जो है ना टाइपिंग की वो इतनी करवा लाओ, उसी दिन आके लेटर ले लेना। सर लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा जबरदस्त। मैं क्या भाई टेक्निकल काम सीखो, ये MA BA की डिग्रियां लेके आप जा रहे हैं, हाँ आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, टेक्निक। प्रॉब्लम यह है कि लोग काम करना नहीं चाहते, नहीं चाह रहे, सीखते नहीं है। यहाँ
पंचर लगाने वाले को के पास इतने पैसे हैं ना, क्योंकि वो टेक्निकल है ना, काम करता है। हम कहते जी बस बीए की डिग्री ली, बेहतरीन दफ्तर हो जहाँ हम जाएं, बाहर बंदा बैठा हो, हम चाय पानी गप्पे शप्पे लगाएं, 2-4 फाइलें इधर उधर साइन कर, भाई ये तो बस CSP अफसर ही कर सकता है जो लोशे कर सकता है। और कुदरत ने जो है ना वो कोई 80% लोग हुनरमंद पैदा किए हैं और बाकी 20% हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं। हम लोग लगे हुए हर किसी को इंटेलेक्चुअल बना दें किसी तरह से, हुनर ना हो हमारे पास, कोई स्किलफुल कोई नहीं। पूरा चाइना सिर्फ हुनरमंदी की वजह से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका का। चाइनीज सदर ने कहा कि व्हाइट हाउस में जिस दिन वहां LCD चाइना की लग गई थी ना, मैं उस दिन जीत गया। सर कितनी बड़ी जीत है। और उसने कहा कि अगर आज मैं अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद कर दूं तो आपके घर का जो झाड़ू है ना, सुई, एक नीडल, वो भी अमेरिका खुद नहीं, वो तो आपको पता है वो तो बड़े कामों में है ना, वो तो ये चीज़ें बनाते नहीं। तो बात ये सर, कौम को, हुकूमत को ये सोचना चाहिए हमारे टाइप, हम लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दें। ये चोरियां, डकैतियां, ये क्राइम रेट कैसे कम होगा, हुनरमंदी की तरफ लोगों को ईमानदारी तरफ लेके जाए। हम कितने TV चैनल में प्रोग्राम करते हैं, हम कितना, आज तक मैं खुद TV का एक जर्नलिस्ट हूँ, अरसा दराज मेरी ख्वाहिश होती है कि हम एक ईमानदारी के बारे ना 1-2 सेकंड का एक स्लाइड चलाएं, सच्चाई के बारे कोई चीज़ें ऐसे चलाएं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ें, लोग चले, कोई हदीस चला दें सच्चाई के बारे, वो हम नहीं करेंगे। बाकी हम हर चीज़ चला रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, पॉलिटिक्स चला रहे हैं, उछल के शो। हमारा मीडिया का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। हम इस तरह की चीज़ें टाइम निकाल के लोगों को एजुकेट करें, हमारे आने वाली नस्ल एजुकेट हो, और अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारा फ़र्ज़ है जा रहा है वो तो हम अदा करें, अवेयरनेस। और आपको याद होगा हम एक और TV चैनल में थे, तो वहाँ एक प्रोग्राम होता था रात को, वो प्रोग्राम रीइनेक्टमेंट होता था डकैतियों का, चोरियों का, कि ये चोरी कैसे हुई। तो वो तो शुक्र है कि वो बहुत सारे प्रोग्राम बंद हुए, क्योंकि उस तरह लोग एजुकेशन ले रहे थे उनसे कि डकैती कैसे करनी है, चोरी कैसे करनी है, उसमें बड़े डूज़ एंड डोंट्स पता चल रहे थे। कहाँ पे फंस जाते हैं, कहाँ गलती हो रही है, ये गलती आइंदा नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें थी। तो वो हमें वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। और मुझे याद है उस प्रोग्राम में कुछ ऐसे इरफान साहब सीन होते थे कि कोई डांसिंग फ्लोर, मतलब वो क्राइम का एक हिस्सा था कि एक बंदा लूट के गया है तो वो बाज़ार हुसन में चला गया है, तो कई बच्चे पूछते थे कि ये क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं अवॉइड होनी चाहिए। तो हमारा मीडिया का उसमें हिस्सा डालना चाहिए कि यार दिन में कोई 10-12 क्लिप्स सेकंड्स के चला दें, ईमानदारी। अच्छा, वैसे ना एक ये भी रिकॉर्ड बना हुआ है, मतलब एक ये भी है कि 24 आवर्स में एक ये पैमरा की तरफ से एक ऑब्लिगेशन है कि 24 आवर्स में से इतने % जो है वो आपने पब्लिक सर्विस मैसेज PSM के तौर पर चलाने, जो कोई भी नहीं है, फॉलो नहीं हो रहा। हमारे चैनल का जो है मकसद, RF TV का मकसद जो है वो यही है कि तालीम के साथ जो है वो तरबियत भी दी जाए, ये सारी चीज़ें जो है ये लोगों को अवेयर किया जाए। अब देखिए ना, आज मैं तमाम यंग जनरेशन, इवन पेरेंट्स को कहता हूं कि प्लीज़ अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं। MA BA से कुछ नहीं होना, कोई फ़ायदा नहीं। आप ग्रेजुएशन की डिग्री पकड़ के दफ्तर में नौकरी के लिए जाएंगे, पहला सवाल होता है अच्छा आप कर क्या सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो पे इसके अलावा आपकी ये तो एजुकेशन होगी, ये तो एजुकेशन होगी ना। आप ये बताएं स्किल क्या है, आप क्या, हम आपको दफ्तर में किस डिपार्टमेंट में बिठाएं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि उसको कैटेगरी कौन सी दे। अब वो बंदा चुप, जीरो, उसके पास तो होता ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो डिग्री जो है वो मास्टर्स की हो या बैचलर्स की हो, वो तो सबके पास है ना। और वो भी अगर आपने फीसें पूरी दी हैं तो आपको मिल ही जानी है। हाँ, वो मिल ही जानी है चाहे आप घर बैठे हो। आज आपके मुल्क में एक इलेक्ट्रीशियन ज्यादा पैसे कमा रहा है एक मास्टर डिग्री होल्डर से, आप यकीन करें, और वो बड़ी बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा है। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ टेक्निकल लोगों से। मेरे घर में अगर कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आता है और वो ऐसे काम कर रहा होता है, अच्छा पढ़ा लिखा टेक्निकल जो इलेक्ट्रिक, मैं कहता हूँ यार मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कंप्यूटर जानने वालों से। हमें तो खैर इतना IT का नहीं पता, लेकिन दुनिया अब
टेक्निकल एजुकेशन की है। ये लोग जहन में रख लें। अब MA BA जितनी गवर्नमेंट को चाहिए, इरफान साहब के ये सारी डिग्रियां जो है ना मास्टर्स की और ग्रेजुएशन की, ये खुदा का वास्ता है बंद कर दें। लोगों को लकड़ी का काम सिखाएं, लोगों को लोहे का, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, मंजियां बुनने का काम सिखाएं, खुदा का वास्ता कुर्सियां बनाने का काम सब आपको मैं इसमें ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करके बताता हूँ, क्योंकि हमारा इस वक्त एजुकेशन से भी ताल्लुक है और इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक, और कहीं नहीं जाना क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इससे पहले वागा साहब के टेक्निकल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इन दिनों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का विजिट किया तो वहाँ पे पता चला कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना चल रहा है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको टेक्निकल एजुकेशन साथ दे रही हैं और आपकी डिग्री, पहले तो ना इंटर्नशिप कर लें डिग्री मिल जाएगी, वो कहते हैं कि आपको डिग्री उस वक्त मिलेगी कि आप साबित करेंगे कि आपने कुछ पैसे टेक्निकल एजुकेशन से कमाए हैं। जबरदस्त। सिर्फ इंटर्नशिप कहीं जाके वो नहीं होना। आप बताएं कितने जितने भी हैं, कुछ डॉलर्स हैं, ऑनलाइन है, चीज़ें हैं, जो काफ़ी सारा कुछ हो रहा है, तो उसमें तो आप बताएंगे कि आपने वो जो टेक्निकल एजुकेशन हमसे हासिल की है वो आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं और आपने कुछ पैसे जो है आपको शो करने पड़ेंगे कि इतने पैसे ये काम किया था, इतने पैसे हमें आए हैं। थोड़े हैं, ज़्यादा जितने भी हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन अगर हो रही है तो फिर उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। तो ये अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, ये ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी कर सकती हैं। मैं इरफान साहब इसमें एक चीज़ और ऐड करूं, मैंने मैट्रिक सेंट्रल मॉडल लोअर माल से किया था। जब मैंने, आज देखिए मुझे वो बातें याद आती हैं। सेंट्रल मॉडल लोअर माल में मैट्रिक में हमारे आम कोर्स के साथ 3 वर्कशॉप्स थी। एक का नाम था वुडवर्क, एक था मेटल वर्क, एक का नाम था इलेक्ट्रिकल वर्क। और यकीन जाने तीनों जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनका सेंट्रल मॉडल लोअर माल में कभी वो रहे, उनको ये बात याद आ रही होगी। और मेरा बड़ा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल में ना, तो मैं इलेक्ट्रिकल में था। कुछ लोग वुड वर्क में। बिलीव मी, वहाँ बाकायदा वुड को काटना, बनाना, देखिए इतना तो आपको यार नो हाउ आनी चाहिए ना। तो ये तो कमाल हो ना। मैं आपको ये बताने में जो बिल्कुल इसलिए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं जिस घर में अब यहाँ रह रहा हूँ तो मैंने 7 साल पहले ये बनाया था। आज तक मेरे घर में कभी इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, कोई काम बिजली का, सोलर का, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में वॉल पे एक बनी हुई है वर्कशॉप मेरी। वो जब भी कोई आता है वो सबसे पहले उसको यकीन ही नहीं आता कि ये जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं यार ये तो कोई इलेक्ट्रिशियन का घर है। मेरा इतना बड़ा मेरी वर्कशॉप है। लोगों के अंदर ये शौक होना चाहिए और इस पे प्राइड फील करनी चाहिए कि मैं खुद काम कर सकता हूँ यार। खुद कर रहा हूँ, ये कौन सा काम है, साफ कर रहा हूँ चीजें। हमारे तो नवाब भी नहीं खत्म होते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप बड़े हैरान होंगे और व्यूअर भी। अगर सर्किट ब्रेकर कहीं नीचे हो ही जाए सर, नहीं होते नहीं हो सकता सर, उन्होंने फटाफट कॉल करनी है। उन्होंने कहा जी बिजली बंद हो गई है, बंद हो गई। इलेक्ट्रिशियन को बोला, इलेक्ट्रिशियन आएगा। अब इलेक्ट्रिशियन ने इधर उधर डॉक्टर साहब ने विजिट तो डालना ही है ना अपना, आ गया तो कोई ना कोई काम तो। हाँ, उसने क्या करना है, उसने इधर से खोल के उसको तो पता है कि ये तो सिर्फ कड़क करके ऊपर करना है। कोई मतलब वोल्टेज ऊपर नीचे हुई है तो वो नीचे हुआ है उसमें, तो उसने लोग जाके अपना सर्किट ब्रेकर बॉक्स भी देखना पसंद नहीं करते। प्लीज़, मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि यार कुछ खुद भी अपना अकल इस्तेमाल करें और लोग अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकल करें। बिल्कुल ये नहीं कि आप मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ICS किया हुआ है, मैंने CSS कर लिया, तो दुनिया में रहने के लिए। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिजली कैसे आ रही है और कैसे आगे इस्तेमाल हो रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, वो देखना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि डॉलर कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, और साथ हमने ये देखा कि सामान कस्टम ड्यूटी के बगैर कैसे वो स्मगल हो रहा है, कैसे जा रहा है। ये डॉलर, हुंडी और बैंकिंग सिस्टम, ये सारा आजकल हुंडी पे बड़ा हैवी क्रैकडाउन है। एट द सेम टाइम डॉलर्स पता नहीं कहाँ से ज़मीन से उग रहे हैं आजकल। मैं बता देता हूँ जी। देखिए इरफान साहब, चूँकि मेरा तो बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्ट है, अच्छा मतलब हवाला उंडी करने का नहीं, इसके क्रैकडाउन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक दो मेरा ये इतराज़ है, मैंने अभी अपने 1-2 और TV चैनल्स में भी ये प्रोग्राम किया कि वाई नाउ, ये एकदम क्यों, कैसे हुआ, ये कौन सा फिनोमेना है कि जी
अगर यही क्रैकडाउन मुसलसल जारी रहे, देखिए सर, जुर्म तब खत्म होता है जब तसलसल से उसके खात्मे पे काम होता रहे। ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप एक दफ़ा लोगों को इजाज़त देते हैं कि हवाला, हुंडी, डॉलर, ब्लैक मनी, ये वो करते जाए। अच्छा, एकदम आप कहते हैं जी हमने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इजाज़त नहीं देते, बस उस पे से हाथ हौला कर लेते हैं। हाँ, इजाज़त नहीं, हाथ हौले का मतलब ये होता है करते रहो, चुप करके करते रहो, मुंह ऐसे इधर साइड पे जी। और वो मुंह इधर करने के का क्या लेते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। और कैसे आप बता, हाँ अच्छा, खैर, अच्छा, अब इशू ये है सर कि एक तो आप रोज देख रहे होंगे कि डॉलर जमीन से निकल रहे हैं, उग रहे हैं उसमें। डॉलर एक ऐसी करेंसी है, वो बेसमेंट्स के अंदर पूरे के पूरे जो आपने देखे होंगे, बेसमेंट्स के, प्लाजास के बेसमेंट्स के अंदर वो पूरे के पूरे एक तिजोरियां फिक्स बनी हुई है और वो उधर से उगल रहे हैं। अच्छा, एक इसमें बड़ी, आज मैं एक अहम बात बताऊं, लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये डॉलर ही क्यों स्टोर होता है। इसकी अगर ये वजह है ना कि डॉलर का रेट बढ़ता रहता है, कम भी तो हो गया है ना। हाँ। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, डॉलर, पाकिस्तान में तो नोट बदलते रहते हैं ना। हाँ। कभी हमने 500 का बंद कर दिया, 1000। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसका ना कभी नोट बंद होगा, हाँ, ना कभी चेंज होगा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो इतने डंप हुए डॉलर हैं, पता नहीं कितने कितने सालों के पड़े हुए हैं, जो डॉलर बन गया ना, हाँ, सर, वो डॉलर वैलिड रहेगा। ये नहीं होगा कि अमेरिका एकदम ऐलान कर दे, हाँ, कि ये जो तस्वीर वाला डॉलर है ना, इस दिन से वो पहले वाले खत्म हो गए। ये अमेरिकन करेंसी में नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसे हम 5000 के नोट के बारे में बातें करते हैं कि जी गवर्नमेंट बंद कर रही है ताकि लोगों को पैसा इकट्ठा करने रखने में ज़रा मुश्किलात पेश आए। डॉलर भी 100 रुपए के, जी 100 के नोट से ऊपर उसकी भी ज़्यादा वैल्यू है। एक ये भी वजह है कि पैसा स्टोर करना जो है डॉलर की सूरत में वो आसान है। अब बैंक में जब आप पाकिस्तानी रुपया रखने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ये पैसे आपने कहाँ से लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है और लोगों के पास तो इसका जवाब ही नहीं होता, आपको पूरा डॉक्यूमेंट जमा देना पड़ता है। खास तौर पर आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बहुत ये लोग मेरी बात सुन के हैरान होंगे कि मैंने एक दफ़ा इस चीज़ पे काम किया कि ये जो लोग 50-50 लाख रुपया माहाना रिश्वत लेते हैं, मैं काश टीवी पे उन लोगों के बारे बताना नहीं चाहता। मैं ये सोचता था कि ये क्या करते हैं इन पैसों का। अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वहाँ भी आपको वाइट मनी देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेड। आपने गाड़ी लेनी है तो वो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि मैंने सोर्सेज ऑफ इनकम, आपने टैक्स रिटर्न दे। इरफान साहब, मेरे लिए ये बात इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ और इतनी स्टॉनिशिंग हुई कि ये सारा वो आ रहे हैं। अब हम हवाला हुंडी की तरफ। हाँ, हाँ। ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ के सारे पैसे यहाँ दे देते हैं एक पार्टी, अच्छा, और वहाँ से रेमिटेंस मंगवा लेते हैं। चलें, कर लें आप जो मर्जी करना है। 50 लाख रुपया एक साल में एक बंदा रेमिटेंस मंगवा सकता है मिनिमम। मतलब इससे अगर रिश्तेदार हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं। लोगों के जितने रिलेटिव हैं बाहर, अब लोग कहेंगे कि अगर किसी बंदे का रिश्तेदार नहीं है तो उसका एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका है, आपका भाई है, मुझे पैसे चाहिए, आपको वो जितने चाहे भेज सकता है, तो आप रेमिटेंस मंगवा लें, मैं आपसे ले लूँगा। लो जी, आपने क्या करना है, यानी वो लोग जो हर महीने 30 लाख रुपया रिश्वत ले रहे हैं, मेरी नज़र में बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब वो 30 लाख यहाँ उनके लिए कागज़ है, कहते हैं कहाँ खर्चूं, प्लॉट भी नहीं ले सकता, गाड़ी भी नहीं ले सकता, सोना भी नहीं ले सकता, वो क्या करेंगे, रेमिटेंस मंगवा लेंगे और हवाला हुंडी कर लेंगे। दूसरा इससे भी बड़ा तरीका, हवाला हुंडी एक इंतहाई कभी जो अमल है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, यानी जिसने हमारी इकोनॉमी को खोखला कर दिया। जगह जगह पे, पूरे लाहौर में, पूरे कराची में, फैसलाबाद, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों में लोग बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं कि यहाँ से पैसे आप हमें पाकिस्तानी दे दें,
बाहर से आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, आपको डॉलर की ज़रूरत है ना, तो वो वहाँ से वहाँ ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मर गए ना, आपके ये पैसे यहाँ के यहाँ रहे, उधर से जो डॉलर इधर आने थे वो इधर नहीं आए, यहाँ से अगर कुछ जाना था वो सिस्टम ही नहीं चला। अब आप वहाँ बैठे हैं अमेरिका, आपने अपने घर वालों को डॉलर, अब मैं वो बैंकिंग पे आ रहा हूँ, और आप बैठे हुए अमेरिका, आपने अपने घर भेजना है, फ़र्ज़ करें जी 20 लाख रुपया, जितने भी उसके डॉलर बनेंगे, ठीक है। अब अगर तो वो बैंक में आप भेजेंगे तो आपको मिलेगा बैंक रेट। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि मैं ये ब्लैक में बेचूं। अच्छा, ये ओपन मार्केट और बैंक उसका जो मसला है, ये तो अब कम हुआ है ना, ये चंद दिन पहले, इससे पहले ओपन मार्केट और रेट ही उसमें, ओपन मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं था सर, 15-20 रुपए फर्क था $1 के पीछे। अब आप बैठे अमेरिका, आपने पैसे भेजने हैं यहाँ, आपने उस बंदे से रब्ता कर लिया, उसने कहा जी आप ऐसे करें, जो पैसे आपको वहाँ से आने हैं ना डॉलर, वो आप मेहरबानी करें मेरे से पाकिस्तानी रुपीज़ ले ले, वहाँ से वो फलां बंदे को दे दे। हुंडी भी होगी और हवाला भी हो गया और बेड़ा गर्क हो गया। आपके मुल्क में तो डॉलर आए ही ना, आपके मुल्क में आया पाकिस्तानी रुपीज़, जो यहीं सर्कल कर रहा है, घूमी जा रहा है जी। जो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए वो आपको नहीं आ रही, वो वहीं का वहीं रहा, उधर से उधर हो गया, ठीक। अब गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया और हवाला हुंडी करने वाले जो लोग एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे थे, जब उन पे छापा मारा तो वहाँ लाखों करोड़ों डॉलर। अच्छा, मज़े की बात है, आप यहाँ से डॉलर भेजना चाहते हैं, अब ये और इससे भी इंटरेस्टिंग बात है, डॉलर आप भेज नहीं सकते ज़्यादा, एक लिमिट है ना, एक लिमिट है, उससे आगे आप उससे आगे भेज नहीं सकते। कहते हैं ये कौन सी बात है, आप हमें यहाँ डॉलर दे दें, वहाँ से डॉलर ले लें, लो खत्म। और ये जो डॉलर यहाँ से बरामद हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ, इन्वॉल्व नहीं हुआ, और वो किसी कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, सब काला काला हो गया। ये अब आप देखें ना, जो डॉलर भी निकल रहे हैं ना, हाँ, ये मनी चेंजर जो हैं या इलीगल, तो ये इसी हवाले से ये उनके पास डंप भी हुए हैं। डंप उन लोगों के हुए हैं जिन्होंने करप्शन का पैसा संभाल के रखा हुआ है। ये जो पूरा दिन काउंटिंग पे लग रहा है और वहाँ मशीनें पड़ी हुई हैं। इरफान साहब, अफसोस तो ये है, मैं आज आपको ये बात कहने लगा हूँ कि मुझे कोई एक आज तक मुल्ज़म बता दें जिसको इस तरह के डॉलर और पैसा निकलने पर कभी सज़ा मिली हो पाकिस्तान की तारीख़ में। और मैं बड़े यकीन और एतमाद के साथ कह रहा हूँ, एक बंदा पकड़ा जाता है लाहौर एयरपोर्ट पर, लेके जा रहा है करेंसी, सर रसूल तो फिर ये होना चाहिए ना, वो करेंसी भाग के सरकार जब्त हो जानी चाहिए। हाँ। कहते नहीं, वो तो माल मुकदमा है, आप जाएं और सुपुर्दारी पे पैसे ले लें वापस। बंदा केस भुगता है, सुपुर्दारी पे पैसे वापस, तो सर सारे पैसे तो वापस और पैसे स्पेंड कर ले सर। वो कहते हैं जी ये तो करेंसी तो इसकी है, ये तो स्मगलिंग का जुर्म कर रहा था। अच्छा, कॉन्सिफिकेट कौन सी चीजें होंगी, हेरोइन, चर्स, वो जब्त हो जाएंगे, अफ्यून, वो वापस नहीं होगी, वो जब्त हो जाएंगे, करेंसी वापस हो जाएगी। करेंसी तो उसका हक है। वो कहता है जी मैंने तो जुर्म स्मगलिंग का कर रहा था ना, उसमें हाँ, और इस पैसे का तो कसूर नहीं है ना उसमें, ये तो मुझे वापस कर देना। कोर्ट कहती है ओके, स्पुर्दारी पे ये वापस, और जनाब आप इस पे केस चलाते हैं। वो माल मुकदमा बन नहीं सकता करेंसी ना, हाँ। ये प्रॉब्लम है। तो उसकी वैल्यूएशन, फिर लोग बाद में कहते हैं जी इतना अरसा आपने हमारा पैसा रखा और ये हमारा पैसा घट गया, बढ़ गया। जिस मुल्क के अंदर करेंसी की स्मगलिंग में कोई सज़ा आज तक किसी को मिली ना हो, तो आप मुझे बताएं कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। कोई सरहदों में इस वक्त तुरखम का बॉर्डर इस चीज़ के लिए कितना मशहूर है, और तफ्तान, दो बॉर्डर हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। कुछ अर्सा पहले एक लाहौर के अंदर कस्टम्स ने ये फर्शों वाली टाइल्स है ना, फ्लोर टाइल्स, इनका रेड किया बहुत बड़े पैमाने पे, पूरे लाहौर में तूफान मचा दिया कस्टम्स इंटेलिजेंस ने, और दुकानों से ना टाइलें उठानी शुरू कर दी। डीजी कस्टम इंटेलिजेंस मेरे दोस्त थे पुराने, मैंने उनको फ़ोन पर कहा, मैंने कहा जनाब मुझे एक बात बता दें, आप ये दुकानों से तो उठा रहे हैं, क्या ये ऊपर से टाइलें आई हैं? आप, वो ईरानी टाइलें थी। मैंने कहा जी ईरान के बॉर्डर तफ्तान से लाहौर तक
आपकी 29 चेक पोस्टें हैं। कितनी? 29। पहले तो उन 29 चेक पोस्टों के लोगों को मुलाजमतों से सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करें, सजाएं दें, फिर आके टाइलें पकड़ लें। वहां भी ये पैसे दे के आए हैं, हर चेक पोस्ट पे पैसे दे के आए हैं। यहाँ अगर टाइलें पहुंच गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हो रहा है, ये पैसे दिए आपने हर जगह पे, हर मौके पे, हर चेक पोस्ट पे, अगर हम खुल के बात करें, और जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया तब भी पैसे दिए, वो सारा कुछ करने के बाद भी जब वो चीज़ दुकान पे आ गई तो फिर भी लोकल से मैं सस्ती है, ये क्या सीन है? इतना एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने के बाद लोकल से सस्ती और क्वालिटी भी बेहतर, बहुत बेहतर। हम लोग चाहते हैं कि जी इम्पोर्टेड टाइल्स हो। तो इम्पोर्टेड टाइल्स का हर बंदे को एक शौक है, वो कहता है जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट घर में लगानी है, उसका रेट बहुत कम है। और स्मगल टाइल जो है उसके ऊपर चूंकि कस्टम ड्यूटी होती कोई नहीं है, वैसे उस पर ज़्यादा रास्ते में। देखिए ना, ये भी तो सवाल है ना कि इतने लोगों को पैसे देने की बजाय वो प्रॉपर इंपोर्ट क्यों नहीं कर लेते? इसका मतलब क्या है कि कितना फ़र्क होगा इम्पोर्ट के ड्यूटी इम्पोर्ट का। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये रिश्वत के पैसों जितनी इम्पोर्ट ड्यूटी ही रख ले, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के ताजरों ने FBR के चेयरमैन को कई दफ़ा कहा कि ये जो आपने 50,000 बंदा रखा हुआ है, आप बताएं आपका टैक्स टारगेट क्या है? इरफान साहब उन्होंने कहा जी हम आपको, जो आप मुंह से बोलेंगे ना, हम आपको वो टैक्स टारगेट खुद दे देते हैं। ये जीपें, ये गाड़ियाँ, ये लैंड क्रूजर, ये कमिश्नर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कागज, पैसा, इतना बड़ा बजट। उन्होंने कहा कि सर आपको पैसे ही चाहिए ना, चाहिए तो हम कर देखिए आपका अल्टीमेट क्या है? रेवेन्यू जनरेशन। तो उन्होंने कहा जी आप हमसे रेवेन्यू ले लें। आप इनको कहें जी आप घर चले जाएं, आप बोलें कितना, वो नहीं करेंगे, कभी नहीं ये बात मानेंगे। क्यों? वो फिर कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से खाएंगे? सर यही मसला कस्टम्स ड्यूटियों का है, स्मगलिंग की। अगर गवर्नमेंट थोड़े से होश के नाखून ले कि कस्टम ड्यूटी का रेट कम कर दे तो सर खुद ब खुद स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। कितना आसान तरीका है। जब आप रेट ऑफ ड्यूटी इतना ज्यादा रख लेंगे, लोग मिस डिक्लेरेशन करते हैं तो अनफेयर मींस बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है उसमें। जो लोग रेगुलर इंपोर्ट करते हैं ना, एक तो वो मिस डिक्लेरेशन करते हैं, चीज होती कुछ है, लिखवा कुछ लेते हैं पैसे दे के, ठीक है, तादाद कम करा लेते हैं, उसका रेट ऑफ ड्यूटी कम करवा लेते हैं, कोड उसका जो एक HS कोड उसको कहते हैं, वो HS कोड पैसे दे के चेंज करवा लेते हैं कि जी ये जो गुलदान है ना फूल का, ये स्टील की बजाय ना प्लास्टिक का बना हुआ है, लो जी कर लो बात। वो कॉस्ट कहाँ से, वो उसको पैसे दे देते हैं, इंपोर्टर सामान लेके घर चला जाता है। ये कोई एक कहानी हो तो हम करें ना सर। हमेशा आप जब आते हैं ना तो डिप्रेशन देते हैं, सिर्फ इस वजह से आपको मैं रेगुलर नहीं बुलाता, आपको हम सच बोलते हैं और पाकिस्तान में सच डिप्रेशन देता है ना, महीने 2 महीने बाद आपको बुलाता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया जी। और पंजाबी में व्यूअर्स एक बात कही जाती है कि थोड़े नू बोता जानो, तो इस पे भी आप थोड़े नू बोता जानो, थोड़े से होश के नाखून ने आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा एहतियात करें, अपने लोगों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और वागा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।